अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स स्टार्ट। ये एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड जो है, अर्निंग पर शेयर और इसका डिविडेंड क्या होगा, पार्ट टू। हमने पहले आपके साथ जो वीडियो शेयर की वो थोड़ी सी लेंथी हो गई थी। बहरहाल अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 10-15 मिनट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं वो जो स्पेसिफिक 400-500 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो बेहतर है कि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, 10-15 मिनट 20 मिनट का कोई मुश्किल तो नहीं है, पर लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुआ है आप लोगों का, और वो इम्पैक्ट भी करेगा आपको। माड़ी जो था, लोगों ने ओबियसली देख के, किसी ने डिसीजन, मुझे मैसेजेस आए कुछ लोगों के कि उन्होंने डिसीजन लिया और वो बड़े थैंक यू और एप्रिसिएशन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो देखी, लॉजिक समझिए। लॉजिक मैंने आपको कुछ नहीं सिखाना, लर्निंग नहीं है, और ना ही मैं कोई वो पंडित हूँ या कोई प्रोडिक्शन, अल्लाह माफ़ करे, कोई गैबी कोई चीज़ मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ नंबर्स पता हैं, और नंबर्स विल टेल द स्टोरी। जिस तरह मैंने आपको उसका बताया है, सुई सदर्न गैस और एसएनजीपी का और माड़ी का, वो नंबर्स ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस नंबर्स की है। मैं कोई यहाँ पे ऑप्टिमिज्म बेचने नहीं बैठा हुआ। जो शेयर के नंबर्स हैं वो खुद ब खुद परफॉर्मेंस सामने आ रही है आपके पास कि शेयर वो करते क्या हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो उनको मार पड़ती है, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड की गेम है, वो आपने समझनी है और आपने मेरे साथ रहना है। नंबर्स को समझें। मेरे पे मैं आपको बताया, आई एम नॉट आस्किंग टू बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग, और मुझ पे ट्रस्ट या बिलीव या एग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर्स देखें और अपने कमेंट्स में बताएं कि मैंने ठीक किया है, गलत किया है, तो इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन। आपके बिहाफ पे मैं इतनी एफर्ट्स कर रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी टू मेक अ वीडियो। उसके लिए मुझे 4-5 घंटे हर वीडियो के लिए स्टडी करनी पड़ती है। बैलेंस शीट्स 2-3-4 बैलेंस शीटें पढ़नी पड़ती हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है क्वार्टरली, एनुअली और ईपीएस। और आपको पता है, मैं इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ डाटा शेयर करूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, फिर आप उसके ऊपर डिसीजन। मेरा देखना, मैं आई एम नथिंग फॉर यू, बट जो फिगर्स आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और वो हम एनालिसिस करेंगे जब आप मेरे साथ रहेंगे। अगर आप बीच में से स्किप हो जाएंगे, जो लॉजिकल बात होगी और इन बिटवीन मैंने कह दी, या वो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी चीज़ का था जो आपने सुनी नहीं। एंड पे जाके सुन लेंगे, शुरू से सुन लेंगे, फ़ायदा नहीं कोई आपके लिए। अगर देखनी है वीडियो तो सारी देखें, अदरवाइज इग्नोर इट, निगलेक्ट कर दें, ताकि फ़ायदा नहीं, फिर आप कंफ्यूज होंगे अगर थोड़ी बात सुनेंगे तो। जी लेट्स स्टार्ट। हमने कहाँ पे छोड़ा था एंग्रो होल्डिंग्स का? एंग्रो होल्डिंग्स हमने छोड़ा था जी, एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आ गए थे हमारे पास, 3 क्वार्टर्स के, थर्ड क्वार्टर और 9 महीनों के। इसी तरह दाऊद हरक्यूल्स के आ गए थे 3 क्वार्टर्स के और 9 महीनों के। उसको हमने मर्ज कर लिया दोनों को, एक ये रीकैप है थोड़ा सा, ठीक है जी। वो मर्ज करके हमारे पास जो रिजल्ट्स आ गए, एंग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स आ रही थी क्वार्टरली 6 रुपये 84 पैसे, और 9 मंथ्स की आ रही थी 33 रुपये की, 33 रुपये 29 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी एंग्रो कॉर्पोरेशन की। इसी तरह जो दाऊद हरक्यूल्स है, उसकी 3 क्वार्टर्स की अर्निंग थी, थर्ड क्वार्टर की 4 रुपये, और 9 महीनों की थी 12 रुपये। इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया यहाँ पे। वो अर्निंग्स अब हो गई, कितनी अर्निंग्स आ गई उसकी, जो 9 मंथ्स के दोनों के थे, एंग्रो कॉर्पोरेशन और दाऊद हरक्यूल्स को दोनों को मर्ज कर लिया। दोनों को मर्ज करने के बाद हमारे पास जो टोटल रेवेन्यूज आई, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए, फिर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, फिर टैक्स निकाला, और ये शेयर्स यहाँ पे कम थे। यहाँ पे 53 करोड़ शेयर्स थे एंग्रो कॉर्पोरेशन के, और 481 मिलियन 48 करोड़ शेयर्स थे दाऊद हरक्यूल्स के। अब वो मर्ज जब हुए, तो जब इसने शेयर इशू किया एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड ने, तो ये शेयर्स हो गए 1 अरब 20 करोड़। उसकी वजह से फिर ओबियसली जो ये दोनों 3.6 बिलियन और 1.9 बिलियन, ये तो एड अप हो गई, बढ़ गई, पर शेयर्स भी बढ़ गए। जब शेयर्स में इंक्रीज आया तो ओबियसली अर्निंग जो थी, वो ये 6 रुपये 84 पैसे जो आ रही थी, कम हो गई, 4.66 हो गई। ये भी मर्ज हो गई, इसके लिए ज़्यादा हो गई और इसके लिए कम हो गई। तो ये वेटेड एवरेज जो है 19 रुपये 91 पैसे, ये अर्निंग पर शेयर्स यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, ठीक है जी। और हमने आपको डिविडेंड को भी बताया था कि कितना कितना डिविडेंड वो पे कर चुके हैं। अब हमने बनाना है कि फोर्थ क्वार्टर में अर्निंग्स क्या होंगी और
डिविडेंड क्या होगा, ठीक है जी। उसके लिए हमने एक असेसमेंट करनी है और मैं आपको थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके चलूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बहरहाल आपको देखना ज़रूरी है। लेट्स सपोज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स बनेगी दाऊद हरक्यूल्स की, तो दाऊद हरक्यूल्स जो है उसी का हमें देखनी पड़ेगी डाटा सारा, कि है क्या उसका डाटा। उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सितंबर एंडेड के ट्रांसमिशन ये हमें चाहिए। उसके अलावा उसकी जो क्वार्टर सालाना थी वो हमें चाहिए, एनुअल एनुअल स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है जी। ये दोनों डाउनलोड हो रही हैं, ये हो गई है थर्ड क्वार्टर की। थर्ड क्वार्टर में देखें जी, इसके पास दो चीज़ें हैं, इसके पास दो चीज़ें हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं? एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसकी बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे ना, एसेट साइड पे दो चीज़ें हैं सिर्फ, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जस्ट मिनट प्लीज, ये क्या है? ये आ गए जी, एसेट्स आ गए। सॉरी, ये हमने गलत खोल लिए, ये तो दाऊद लारसपुर का खुल गया। एक मिनट, दोबारा आते हैं। ये दाऊद हरक्यूल्स है, ये दाऊद हरक्यूल्स, ये ठीक है। वो जो पूरे साल की है वो हमें दाऊद लारंसपुर का कैसे खुल गया? दाऊद हरक्यूल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमें चाहिए एनुअल। एनुअल में 228543 दाऊद हरक्यूल्स, ठीक है जी, ये आ गया दाऊद हरक्यूल्स। अब इसके अगर आप चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस लॉस में हम जा रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट में भी जाते हैं, और बैलेंस शीट है इसकी, ये बैलेंस शीट आ गई जी, ठीक है। अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें चाहिए स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड का कोई फ़ायदा नहीं, कंसोलिडेटेड में वो फिगर्स हैं वो जो इम्पैक्ट नहीं करेंगे शेयर होल्डर्स को। वो सिर्फ आपको जो स्टैंड अलोन चाहिए, मकसद कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज पीएसओ है, वो जब स्टैंड अलोन रिजल्ट्स अनाउंस करेगा ना, तो अपने रिजल्ट्स के ऊपर ही आपको डिविडेंड देगा, उसी के ऊपर बेस सारी उसके जो शेयर्स की वैल्यू है वो उसके ऊपर करती है। कंसोलिडेटेड में सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन और सारा कुछ वैल्यूएशन कंसोलिडेटेड में आ जाती हैं, पर उसमें आपकी जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है वो ज़्यादा प्रेफरेंस है उसकी। इसमें मैं आपको बता रहा था जो चीज़ें हैं इसकी बैलेंस शीट में ना, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 23 बिलियन रुपीज़ की, ठीक है जी ना। दूसरी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो है 8.5 अरब रुपए की। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एनुअल। एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ना उसकी, वो थी पीरियड दिसंबर को ख़त्म हुआ था 2023 का। वो 32 अरब रुपए इसका बनता है, 23 और 8, 32 अरब रुपए। ये दो चीज़ों की, सिर्फ दो चीज़ें हैं, 23 बिलियन प्लस 8.5, 31-32 अरब रुपये, इसी दो चीज़ों का बन जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, इनका जो ब्रेकअप है अब, वो हमें देखना है। ये है जी 11 नंबर नोट है, और ये है 8 नंबर नोट्स के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे। ये ये 8 नंबर नोट पे है जी, एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इसके पास शेयर्स हैं 21 करोड़। 21 करोड़ शेयर्स हैं, और इसकी ये सब्सिडरी है, तकरीबन 39.97% शेयर्स हैं, और इनकी वैल्यू है 23 बिलियन। कॉस्ट पे ये इसके ऊपर पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई उसकी, ये 8.5 बिलियन की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो कोटेड शेयर्स है ना, वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स वगैरह जो हैं वो फिक्स्ड इनकम है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, ये अगर 11, और अगर हम इसको, ये दूसरा पार्ट,
इस साइड पे आ जाते हैं। ये ठीक है जी, ये 8 अरब रुपया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला 7.9 बिलियन ये आ रहा है, 7.9 बिलियन। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आ रहा है जी। इसमें वो कह रहा है कि जी ये इसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो ट्रेडिंग के लिए रखी हुई है। ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग में जब ये इसने आपके पास 2023 में ये कह रहा है मेरे पास इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, परचेज इसने किए इतने, बैंकिंग जो बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 6 करोड़ 52 लाख शेयर्स। 45 लाख शेयर इसने परचेज किए और सेल किए। सेल कोई नहीं किया, बोनस शेयर्स हाँ सेल किए। 4 करोड़ 85 लाख शेयर सोल्ड कर दिए। और बाकी जो इसके पास 2 करोड़ शेयर्स आ गए नेट क्लोजिंग पे ऊपर। ठीक है नहीं, उसकी कॉस्ट इसके पास आ रही थी 2.9 बिलियन, और फेयर वैल्यू थी उसकी 3.7 बिलियन। ये फेयर वैल्यू कैसे निकाली हुई मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो है अनरियलाइज्ड गेन्स, वो है 72 करोड़ 62 लाख रुपया। इसी तरह सीमट, इंजीनियरिंग और सारा का सारा एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर, जिन जिन सेक्टर्स में इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, वो इसने सारा बता दिया यहाँ पे। और वो सारी की सारी अनरियलाइज्ड गेन आ रही है 935 मिलियन 93 करोड़ रुपए की अनरियलाइज्ड गेन है। ठीक है जी। फेयर वैल्यू है उसकी 7.94 बिलियन। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट इसकी है ना इन शरिया कंप्लाइंट कोटेड शेयर्स, वो है प्लज। प्लज है विद बैंक्स। और वो प्लज जो है वो मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो प्लज है और वो भी बिकी नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट इसकी है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में। इसने बैंक अल हबीब के पास वो प्लज कराए हुए हैं शेयर 31 लाख 63 हज़ार 488। हबीब बैंक के पास प्लज कराए हुए हैं यूबीएल के शेयर 1 करोड़ 14 लाख। और यूनाइटेड बैंक के पास फिर प्लज कराए हुए हैं 78 लाख 41 हज़ार शेयर अक्टूपस डिजिटल लिमिटेड। और एमसीबी के पास प्लज कराए हुए हैं माड़ी के 2 लाख 10 हज़ार शेयर, पाकिस्तान पेट्रोलियम के 20 लाख शेयर्स, सिस्टम्स लिमिटेड के 8 लाख 20 हज़ार शेयर और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 1 लाख शेयर्स। ये मार्केट वैल्यू प्लज शेयर्स इतनी थी जब इसने प्लज करवाए ना, तो ये तकरीबन 4 अरब रुपए की ये वैल्यू बन रही है। फेस वैल्यू प्लज शेयर्स ये वो बता रहा है, इसके हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो उसने प्लज कराए हुए हैं, फाइनेंसिंग ली हुई है, और फाइनेंसिंग शायद इसने अवेल भी नहीं की। वो फाइनेंसिंग वहीं की वहीं पड़ी हुई है। अब हम जो देख रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 7.9 बिलियन की, इसमें से 4 बिलियन के ये शेयर्स हैं इसके पास। बाकी हमें कुछ पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं बता रही कि बाकी सीमेंट के किस कंपनी के शेयर हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में 4 बिलियन के शेयर तो हमें पता चल गए। ये इसमें से 7 बिलियन में से 4 बिलियन के पता चल गए। बाकी का हमें कोई आइडिया नहीं क्या हुआ है। हम उसी के बेस के ऊपर अब हमने अब ये फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स बनाने हैं। वो किस तरह बनाएंगे हम, ये देखें। ये सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी ना इसकी, जो इसने प्लज कराए हुए हैं शेयर्स, और वो यही अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि वो प्लज नहीं है। इसमें अगर आप 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखेंगे इसके, उसमें ये यही बता रहे हैं कि जो यूबीएल जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, सिस्टम्स लिमिटेड, ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं ना बड़े सेक्टर्स लीडर, ये देखें। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ ही है। अब शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, हमने उसकी उसका एक हमने एनालाइज करना है और देखना है कि क्या बन रहा है। वो 12 अरब, ये अभी जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे ना सितंबर 2024 के, वो हम देख रहे थे पूरे साल का। उसमें अब ये वो दिसंबर में ये थे 8.5 बिलियन, इसमें थे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ और है। हमने कोटेड शेयर्स की बात की थी, वो 7 अरब रुपए के थे, वो हो गए हैं 12 अरब। 6 महीनों में आपने आपको पता है मार्केट ने परफॉर्म किया है और उसको सारी की सारी अनरियलाइज गेन इसमें आई हैं। तो उसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 12 अरब। ये 12 अरब जो है उसमें से हमने थोड़ा सा वही डिस्कस करेंगे। 7 नंबर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकअप देख लेते हैं, 12 अरब का क्या ब्रेकअप है। ये आ गया जी। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कोटेड शेयर्स 11 बिलियन के। अब वो 7.94 बिलियन के जो हम देख रहे थे दिसंबर में, वो 11 बिलियन के हैं। अब इन 11 बिलियन का कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। 22 नंबर पेज है और ये 23 नंबर पेज है। इनका कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि कौन से शेयर्स हैं ये।
ये क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं और कंडेंस स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती एज़ पर प्रोविजंस, इसलिए उसने फिर वैल्यू बता दिए और वो नहीं बताया। अब ये प्लस ये, अगर इसके आप कमेंट्री पढ़ेंगे ना, तो वो उसमें बता भी रहा है कि जो शेयर्स है ना, अच्छा ये सारे के सारे अब शेयर बेस करते हैं जो 7 बिलियन के थे और अब हो गए हैं 12 बिलियन के। कितने के हो गए हैं जी? वो हो गए हैं 11.6 बिलियन के। 7 बिलियन के, अब वो जो दो क्वार्टर्स गुजरे हैं इसके बाद, दिसंबर के बाद एक क्वार्टर था का मार्च एंड का, दूसरा जून एंड का, वो दोनों गुजर गए। उसमें जो अनरियलाइज्ड गेन इसमें ऐड हो चुकी हैं, वो ओब्वियसली उन्होंने इनको ऐड कर दिया। तकरीबन कितना ऐड कर दिया, कितनी वैल्यू ऐड हो गई है, वो हम देख लेते हैं। 11.6 बिलियन, 11.694 बिलियन माइनस 3 अरब 78 करोड़ रुपए इसमें ऐड हो चुके हैं अनरियलाइज्ड गेन्स। ठीक है जी। अब हमने फोर्थ क्वार्टर की करनी है, 3 क्वार्टरों की हो चुकी हैं सॉरी इसमें। अब तो दिसंबर में आ गए ना हम। जनवरी से लेके सितंबर तक 9 महीने बनते हैं, 3 क्वार्टर्स में 3 अरब, कितना बनाया दोबारा बना लेते हैं। 9 महीनों में 11,694 माइनस 7,914, 3 अरब 78 करोड़ 9 महीनों में अनरियलाइज्ड गेन इसमें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है जी। अब उसका हम देखते हैं कि वो जो ऐड हो चुकी हैं, अब ये 3 अरब 78 करोड़ 9 महीनों में ऐड हुई। अभी क्या पोजीशन है, जो लास्ट क्वार्टर था फोर्थ क्वार्टर है, वो हमने कैलकुलेट करना है। उसमें ये शेयर्स प्लज हुए हैं ना, ये हम अज्यूम यही कर रहे हैं कि वो प्लज ही हैं और वो कंपनी इसी के पास ही है अभी, दाऊद हरक्यूज या एंग्रो होल्डिंग के पास ही है। ठीक है जी। 31,63,000 शेयर जो पड़े हुए हैं इसके पास, वो इसने, इसकी कॉस्ट थी तकरीबन 56 करोड़ रुपए के शेयर इसने लिए थे, और उसकी वैल्यू बन रही है 177 रुपये 80 पैसे के। वो एवरेज निकाली होगी ना, कुछ शेयर्स ऊपर नीचे जिस तरह भी लिए एवरेज निकाल के, और टोटल इसने शेयर्स लिए 1 करोड़, फिर शेयर्स लिए हुए हैं उसी रेट पे ही 2 अरब और 2 करोड़ 83 लाख रुपए के। ये यूबीएल के इसके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। कितनी है जी? 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स इसके पास हैं, और वो उसने प्लज कराए हुए हैं अगेंस्ट फाइनेंसिंग, और वो फाइनेंसिंग भी अभी उसने नहीं ली। फाइनेंसिंग ले ली हुई है, यूटिलाइजेशन नहीं की। ठीक है जी। फिर इसके पास टूपस डिजिटल लिमिटेड के शेयर्स हैं, उनकी कॉस्ट इसको पड़ रही है 47 रुपये 70 पैसे। ठीक है। माड़ी एनर्जीज के इसके पास 2,10,000 शेयर थे, वो इसको कॉस्ट कर रहे थे, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा कर रहे थे, यहाँ पे कॉस्ट उसको कर रहे थे, ये शेयर्स थे, पर हमने बाद में उसको चेंज किया, 2,096 रुपये कॉस्ट कर रहे थे। फिर उसमें आपको पता है बोनस शेयर इशू हुआ है उसको, एक शेयर के मुकाबले में 8 शेयर और मिले, तो ये टोटल उसके पास 9 शेयर हो गए। वो अब उनकी वैल्यू इसको कॉस्ट कर रही है 232 रुपये। पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर इसने खरीदे हुए हैं 115 रुपये के ऊपर, 2,30,000 की शेयर, 23 करोड़ रुपये थे, 20 लाख शेयर थे 23 करोड़ रुपये के। सिस्टम्स लिमिटेड के 8,20,000 शेयर इसने 34 करोड़ रुपये के खरीदे हुए हैं, और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के इसने शेयर्स खरीदे हुए हैं 17 करोड़ के, 10 लाख शेयर्स। ठीक है ना जी। ये 4.16 बिलियन, 4.1 बिलियन की कॉस्ट है इसकी। वो जो हम 11 बिलियन कर रहे हैं ना, वो उसमें अनरियलाइज गेन्स ऐड हुई हुई हैं। आगे चलते हैं। अब पिछले 9 महीनों का तो इसने अनरियलाइज गेन करके, वो जो 7 बिलियन आ रहा था ना, उसको इसने कर लिया। ये जो 7 बिलियन आ रहा था ना दिसंबर में, अब 9 महीनों के बाद इसने वो कर लिया है 11 बिलियन। अभी जो नेक्स्ट है क्वार्टर, उसका हमने डिसाइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो ये प्राइसेस हैं 289 यूनाइटेड बैंक की, एक मिनट ज़रा, ये यूनाइटेड बैंक की 289 सितंबर में प्राइस थी, तो दिसंबर के एंड पे प्राइस थी 382। वहाँ से 289 सितंबर के स्टार्ट में ओपनिंग प्राइस ये थी और क्लोजिंग प्राइस ये है। इसमें से जो कैपिटल गेंस इसको आई, वो कैपिटल गेंस बनती हैं 29 करोड़ रुपए की इस क्वार्टर की, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के ऊपर इसको कैपिटल गेंस आई। फिर जो 1 करोड़ 14 लाख शेयर है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड के, उसके ऊपर इसको कैपिटल गेंस आई 1 अरब रुपए की, और प्लस उसने डिविडेंड भी अनाउंस किया 11 रुपए। 11 रुपए जो डिविडेंड इसको मिला, उसकी वैल्यू बनती है दोनों की 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ वो आ गया, और बाकी कैपिटल गेन्स आ गए। टोटल रिटर्न्स इसके पास आ गए यूनाइटेड बैंक के 1.5 बिलियन के, एक क्वार्टर्स के 1.5 बिलियन के इसके पास टोटल गेन्स आ गए यूनाइटेड बैंक के। और बाकी ऑक्टोपस का जो था, उसके शेयर्स सितंबर में 99 रुपीज़ का था, बहरहाल दिसंबर में वो 70 रुपये 81 पैसे जो लास्ट एक
31 दिसंबर था, उसमें इसको 22 करोड़ रुपए का लॉस आ रहा है अनरियलाइज्ड। और इसी तरह माड़ी एनर्जीज में इसका प्रॉफिट आ रहा है। डिविडेंड 134 रुपये डिविडेंड मिला इसको, और प्लस इसको मिला शेयर्स मिले, बोनस शेयर्स मिले। अब जो डिविडेंड था वो सिर्फ इन शेयर्स पे मिला, 2,10,893 शेयर्स जो थे ना, डिविडेंड उसका हमने लिया है सिर्फ। और जो बोनस शेयर्स थे उसके ऊपर कैपिटल गेन्स लिए है। बोनस शेयर आपको पता है 425 रुपये पे सितंबर की प्राइस थी, और फिर 31 दिसंबर के एंड के ऊपर इसकी प्राइस थी 719 रुपये। 425 719 माइनस 425 का जो कैपिटल गेन्स थे वो हमने ले लिए, 58 करोड़ रुपए के वो बनते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो सितंबर का रेट था वो 106 रुपये 82 पैसे था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि सितंबर में 106 रुपये 82 पैसे पीपीएल की प्राइस थी, और 31 दिसंबर 3 महीनों के बाद वो 203 रुपये 55 पैसे थी। ये सारा रनअप जो आया ना, ये 3 महीनों में आया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लास्ट क्वार्टर जो था साल का, उसमें सारा का सारा रनअप आया है। इसी तरह सिस्टम्स लिमिटेड 405 रुपये का शेयर था 1 अक्टूबर को, और वो 621 रुपये का हो गया 31 दिसंबर को। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 161 रुपये का शेयर था, 440 रुपये का हो गया 3 महीने में। 440, 150 से 300, 3 से 350, 450, 200% इंक्रीज सिर्फ 2 महीनों में आ गया। इसका भी डिविडेंड आ रहा है 10 रुपये। तो ये डिविडेंड भी हमने ले लिया, ये कैपिटल गेन्स भी हमने ले ली। तो ये सारा इसका मोटा माटी जब हमने टोटल किया तो कैपिटल गेन्स इसके पास आई 2.3 बिलियन की, और जो डिविडेंड आया वो आया 20 करोड़ रुपए का। ठीक है जी। इसके हम बना लेते हैं स्टेटमेंट्स, चौथे क्वार्टर की अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये इसके पास 21 करोड़ शेयर्स थे। इसका अगर हम देखते हैं कि इसका अगर हमें मिल जाता कैपिटल गेन्स तो कितना होता एग्रो कॉर्पोरेशन का। एग्रो कॉर्पोरेशन, ये देखते हैं इसकी प्राइस क्या थी। इसकी प्राइस थी 485 रुपये। ये 400, जनवरी, जनवरी, फिर जनवरी, सॉरी ये 6 मंथ्स। ये 31 दिसंबर को सर इसकी प्राइस है 445 रुपये 28 पैसे। 445 रुपये 28 पैसे इसकी प्राइस थी 31 दिसंबर को। और 1 अक्टूबर को क्या थी? 1 अक्टूबर को इसकी प्राइस थी 304 रुपये 13 पैसे। 304 रुपये 13 पैसे। इसका अगर आप कैपिटल गेन्स लेंगे ना, तो ये कैपिटल गेन्स बन जाएगा, ये 445 माइनस 304 इंटू ये नंबर ऑफ शेयर जो हैं, 30 अरब रुपए का इसका कैपिटल गेन्स बनना था। अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती ना, और इसने इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा होता, तो 30 बिलियन रुपीज का इसका कैपिटल गेन्स बन जाना था। पर इसके कैपिटल गेन्स हम नहीं ले रहे। वो आप पूछेंगे जी क्यों? क्योंकि उसने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखी हुई है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है कि जब वो इसको सब अपना कंसोलिडेटेड में लेके जाएगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को वहाँ पे अकोमोडेट करेगा। वो जो डिविडेंड इसको आ रहा है वो अकोमोडेट करेगा अपना उसमें फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। और वो ये कैपिटल गेन्स ले नहीं सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसका मॉडल जो है वो सिर्फ डिविडेंड जो है, कैश जनरेशन डिविडेंड से आएंगी। कैपिटल गेन्स इसको वो उसने नॉट हेल्ड फॉर सेल, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सेल पर्पस के लिए नहीं है। इसलिए ये 30 अरब रुपए का जो कैपिटल गेन्स आ सकता था वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल इसने लहदा सेटअप किया। वो IFRS 9, अगर आप किसी ने जो पढ़ा है वो जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, ठीक है जी। इसको नहीं ले सकते हम। अगर ये ले ले सकते होते तो ये दैट वाज ह्यूज एडवांटेज। फिर तो जो अर्निंग पर शेयर थी वो बहुत दूर चली जानी थी। पर अभी जो हालात हैं वो थोड़े से वीक है। उसमें अब देखते हैं, ये हमारे पास 4 बिलियन पीस के जा गए, ठीक है। अब जो एंग्रो का डिविडेंड था, ये भी डिविडेंड जो है, अब वो जो उसने की है ना अनाउंसमेंट, उसमें कह रहा है कि ये जो होल्डिंग ये दाऊद हरक्यूज के पास चली जाएगी। DH पार्टनर्स दूसरी कंपनी जो है, अगर ये उसके पास चली जाती है तो यहाँ पे तो कुछ रह ही नहीं जाता। यहाँ पे क्या रह जाएगा? और
मुझे तो वो भी डाउट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जब वो बता रहा है यहाँ पे, आप अगर पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो कह रहा है कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद उसके पास चली जाएगी, दाऊद हरक्यूल्स डीएच पार्टनर्स लिमिटेड जो दूसरी कंपनी है। ये जो होल्डिंग्स हैं, ये एक्सेप्ट दिस, वो कह रहा था कि जी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, वो मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। बाकी ये पब्लिकेशन, ये पढ़ते हैं ज़रा थोड़ा सा, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको देखें ज़रा। अगर ये आप सबसे ज़्यादा डिविडेंड इससे आ रहा है, और ये अगर वहाँ पे चली जाती है डीएच पार्टनर्स लिमिटेड में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर? यहाँ पे कंसोलिडेटेड सिर्फ रह जाएंगी, और कंसोलिडेटेड और प्लस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह ट्रीटमेंट है उसकी। ये देखें जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है जी, issuance of DH Corporation shares for Anglo Corporation shareholder based on swap ratio this, और ये replacement of Anglo Corporation, इसमें नहीं बता रहा। एक मिनट, दूसरा डिस्क्लोजर ऑफ इंडिकेटिव टाइमलाइंस ट्रांसमिशन, ये दिसंबर को क्या है जी, इसको पढ़ लेते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज़, ये वो मुझे मिल नहीं रहा। ये देखें ज़रा, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि जी ट्रांसफर एंग्रो कॉर्पोरेशन शेयर्स फ्रॉम ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन डीएच कॉर्पोरेशन, इश्यूएंस ऑफ डीएच कॉर्पोरेशन शेयर्स टू एंग्रो कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर बेस्ड ऑन स्वैप रेशियो फॉर, ये मुझे ये भी डाउट लग रहा है कि ये डीएच पार्टनर जो एंग्रो की उसकी होल्डिंग्स थी ना, वो कह रहा था वो बाकी सबके अलावा एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसमें चली जाएंगी। पर अब हम इसको भी अगर आप टेक इन अकाउंट करते हैं, तो ये डिविडेंड जो इनकम है, ये प्लस, ये तो ठीक ऐसे ही आ गई। और इसको जो हम हमें पता नहीं है, जिनका जिन इन्वेस्टमेंट का 4 बिलियन था ना, 7 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन जिनका हमें नहीं पता, तो इसको हम डबल भी कर लें, ये डिविडेंड जो है, इसको हम डबल, लेट्स सपोज 1.5 कर लेते हैं, तो डिविडेंड आ गया इतना, 31 करोड़ का। और ये डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड कितना बन जाएगा जी, 1 बिलियन ये है और ये है, ये हो जाएगा टोटल 1.3 बिलियन का, ये आ गया। और ये जो कैपिटल गेन्स हैं, और सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, उसके पास सीमेंट सेक्टर के शेयर हैं, और भी शेयर्स हैं, इसको भी 1.5 का साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको हम दोनों का बना लेते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, डिविडेंड इनकम आ गई, इसके पास फोर्थ क्वार्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी इनकम। अब ये डिविडेंड इनकम, ये दाऊद हरक्यूज में सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताए हुए हैं उसने, डिविडेंड इनकम क्यों नहीं बताई हुई? डिविडेंड इनकम, ये डिविडेंड इनकम इधर आ जाएगी, 1.38 बिलियन की, और अनरियलाइज्ड गेन अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमने इसको 50% इंक्रीज कर लिया है। इंक्रीज करके भी रॉयल्टी इनकम जो थी 625 मिलियन थी, इसको भी बढ़ा लेते हैं हम, एक अपर साइड पे रख के देखते हैं कि वो हमें कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। ठीक है जी, इसका टोटल कर लेते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, इनको भी थोड़ा सा हम अगर इंक्रीज भी कर लें, 1.10 कर लेते हैं इंक्रीज। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। और अदर इनकम 1.7 बिलियन इसने ली हुई है, इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं 1.10 से, और ये भी इंक्रीज कर लेते हैं, ये आ गया। फाइनेंशियल कॉस्ट जो थी वो शायद रिड्यूस होंगी, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये आ जाएगा। ये टैक्सेशन जो है, ये टैक्सेशन भी, अगर हमारे पास इनकम कितनी आई, 4 बिलियन की इनकम आ रही थी, तो हमारी इनकम अगर उतनी है, तो टैक्सेशन भी सेम रख लेते हैं। फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जी हमारे पास 7